जैसे हम लोग कोई लाइट देखें, लाइट देख रहे हैं, जब तक वो ऊपर लगी हुई है लाइट, वो हमारे आंख में सीधी नहीं पड़ रही है, तब तक वो हमें नहीं चुभ रही है। वही जैसे लाइट की तरफ हम लोग आंख करके सीधा करके देखने लगते हैं, ऊपर देखें या लाइट जिस साइड लगी हुई है उस साइड आप देखें, तो उसका सीधा प्रकाश आपकी आंख पर पड़ेगा, लगेगा कि बहुत ज्यादा तीव्रता से वो प्रकाश आपकी आंखों पर पड़ रहा है, बहुत ज्यादा प्रकाश आपकी आंखों पर पड़ रहा है। क्या मतलब है? जैसे टॉर्च लगाए, कोई आप टॉर्च लगाए, सीधा लगाए तो एक बिंदु पर पड़ा, बिंदु पर पड़ा, वहां इंटेंसिटी ज्यादा है। वहीं जब एक समय हुआ नीचे से टॉर्च लगाए तो यही क्षेत्र ऐसे करके कुछ टॉर्च का फोकस बन जाएगा, टॉर्च का फोकस फैल जाएगा, मतलब ऊष्मा कम हो जाएगी। यही जब भूमध्य रेखा पर सूर्य है, इसके बाद जब 21 जून आया तो यह कर्क रेखा पर लंबवत हुआ, मतलब टेम्परेचर कर्क रेखा पर अधिक हुआ 21 जून के समय। वहीं पृथ्वी रुकी तो है नहीं, आगे बढ़ी, फिर दोबारा 23 सितंबर, यह डेट भी आप एकदम याद ही रखेंगे। 23 सितंबर को फिर से सूर्य की किरण भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ रही है। आगे बढ़ने पर अब सूर्य की किरण यहां नीचे वाली मकर रेखा पर, मकर रेखा पर सीधी पड़ रही है। यहां मकर रेखा पर, मकर रेखा पर सीधी पड़ेगी तो टाइम कब का है ये? 22 दिसंबर, 22 दिसंबर का टाइम है जब दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु आएगी। यही जब 21 मार्च का समय था तो भूमध्य रेखा पर गर्मी अत्यधिक थी। जब 21 जून का समय आया तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी अधिक है। यह हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग उत्तरी गोलार्ध के निवासी हैं, उत्तरी गोलार्ध में भारत में निवासी करते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही हैं तो हमें अधिक गर्मी महसूस होती है। वहीं फिर से सूर्य जब पृथ्वी घूमते हुए, सूर्य नहीं जा रहा है, पृथ्वी घूमते हुए कुछ इस तरीके से सूर्य के सामने प्रस्तुत होती है कि वह भूमध्य रेखा पर पहुंचती है, तो फिर टेम्परेचर धीरे धीरे नीचे की तरफ सरकता हुआ चला जाता है। वहीं जब आगे बढ़ता है 22 दिसंबर की स्थिति आती है तो वह सूर्य के साथ नीचे आ जाते हैं, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु आती है, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु आती है। यहीं से फिर आगे चलते हुए 21 मार्च की स्थिति में फिर ऐसे आ जाते हैं। यह साल भर की ऋतुओं का क्रम इस तरीके से सेट होता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में यह उष्ण कटिबंध में, मतलब जहां तक सूर्य की सीधी किरणें पड़ने वाला था वहीं वहां से ऊपर तक पड़ती हैं। जैसे पृथ्वी पर कर्क और मकर, ये भूमध्य रेखा। अब इसके बीच में सूर्य कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, जैसे 21 जून, यहाँ 21 मार्च की स्थिति है। सूर्य की किरणें सीधी यहाँ तक पड़ रही हैं।
21 जून आते आते यहाँ 21 जून की स्थिति में सूर्य की किरणें यहाँ सीधी पड़ रही होंगी। वहीं 21 जून के बाद सूर्य की किरण फिर वापस यहाँ आई इस पॉइंट तक। ये पॉइंट 23 सितंबर का है। सितंबर को फिर से यहाँ तक आई। सितंबर से चल करके कुछ इस तरीके से इस पॉइंट तक 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधी लंबवत पड़ रही हैं। वहीं यहाँ से चल करके फिर से ये 21 मार्च को फिर से यह भूमध्य रेखा पर सीधी दिखाई पड़ेंगी। मतलब कुछ यहाँ से ऐसे चलेंगे। एक साल में कर्क और मकर रेखा के बीच में सूर्य की लंबवत किरणों का ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे मूवमेंट हुआ। इसी मूवमेंट के साथ में चलते हैं ITCZ। अब कॉन्सेप्ट आएगा ITCZ का। यह बेसिक आप समझ रहे होंगे किस तरीके से हुआ। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो उष्ण कटिबंधीय पूरे भारत की मानसूनी उष्ण कटिबंधीय क्यों बोली जा रही है? क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप के परिप्रेक्ष्य में कर्क रेखा, जैसे यहाँ बोले कर्क रेखा यहाँ तक आएगी, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में यहाँ हिंदुकुश और हिमालय होते हुए कुछ इस तरीके से अराकानियोमा यहाँ तक सूर्य की किरणों का प्रभाव यहाँ तक जाएगा। क्यों? क्योंकि ध्रुवों की ओर से आने वाली ठंडी हवाएं नहीं पहुंचती। ध्रुव की ओर से चलने वाली ठंडी हवाओं को हिमालय पीछे ही रोक देता है और सूर्य की किरणों का प्रभाव ऊपर तक पहुंच जाता है, जिस वजह से सूर्य की किरणें वहां पहुंचती हैं और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र निर्धारित होता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में कर्क रेखा जलवायु की नियंत्रक नहीं है, बल्कि हिमालय जलवायु को नियंत्रित करता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में कुछ इस तरीके से हिमालय निर्धारण करता है कर्क रेखा तक। वैसे तो ये कर्क रेखा तक ही जानी चाहिए थी, लेकिन जब शीत ऋतुओं का प्रभाव, जैसे यहाँ कहीं देखें तो शीत ऋतुओं का प्रभाव कुछ इस तरीके से यहाँ तक आ जाएगा, जिस वजह से इसका टेम्परेचर, सामान्य टेम्परेचर या सूर्य की लंबवत किरणों का प्रभाव ये इस कर्क रेखा तक ही जाएगा। उसके बाद में फिर यूं वापस आ जाएगा। जबकि हिमालय के उत्तरी ध्रुवों से आने वाली, नॉर्थ पोल से आने वाली शीत ऋतु या ठंडी हवाओं के प्रभाव को कम करता है, जिस वजह से भारत उष्णकटिबंधीय जलवायु में स्थित कहा जाता है। अब आपको समझ आया उष्णकटिबंधीय क्यों बोला?
जबकि मैंने पहले दिन जब पढ़ाया था तो भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध में स्थित भारत बताया था। तो कटिबंध के हिसाब से तो भारत उष्ण और शीतोष्ण दोनों में स्थित है, लेकिन जलवायु के हिसाब से, जलवायु का जब कहेंगे तो उष्ण कटिबंधी ही जलवायु बोला जाएगा, उष्ण कटिबंधी जलवायु कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा उसका कारण हमने समझा कि उत्तर में ग्रेटर हिमालय अवस्थित है, जो ध्रुव से आने वाली हवाओं को आने नहीं देता, जिससे टेम्परेचर अधिक रहता है। हिमालय के दक्षिण में टेम्परेचर अधिक रहता है और सूर्य का प्रभाव ऊपर तक अधिक रहता है, जिससे कर्क रेखा वहां पर निर्धारण न करके, जलवायु का निर्धारण न करके हिमालय जलवायु निर्धारक सिद्ध होता है। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, धीरे धीरे आप लोग समझेंगे इसे बड़े आराम से। अब ITCZ क्या है, यहां हम लोग स्टार्ट करें। ITCZ, भारत के पूरे जलवायु भर में ITCZ देखेंगे। पहले एक शब्द रह गया कटिबंध समझने के बाद में, जैसे यहां हमने देख लिया भारत की जलवायु, भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, मानसूनी जलवायु है। अब उष्ण कटिबंधीय क्यों है, ये हम लोगों ने बड़े अच्छे से समझ लिया कि उष्ण कटिबंधीय कैसे बोल दिया मैंने, इसका मैंने प्रूफ कर दिया कि उष्ण कटिबंधीय क्यों है। अब यह मानसूनी शब्द आया, मानसूनी कहीं भी चले जाएं, मानसून मानसूनी जलवायु ही रहेगी, चाहे इंग्लिश में लिख दें चाहे हिंदी में लिख दें, मानसून को मानसून ही लिखा जाएगा। मानसूनी जलवायु है। अब मानसूनी जलवायु का क्या मतलब है, जैसा मैंने पहली स्लाइड में बताया था, मानसून एक हवाओं का ऋतु के अनुसार परिवर्तन। सॉरी, हवाओं की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन, ऋतु के अनुसार परिवर्तन। जैसे ये भारत ग्रीष्म ऋतु में, सॉरी, इधर से इधर की तरफ हवाएं चल रही हैं। एक मिनट, इसे जरा इरेज कर दें। अच्छे से समझ आएगा। मानसून, ये अफ्रीका,
अफ्रीका, ये मेडागास्कर, यहाँ से कुछ इस तरीके से ये हमारा प्यारा भारत। उसके बाद में चाइना प्रायद्वीप, रूसिया, कुछ इस तरीके से बर्फयास तक। और ये यहाँ यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ये वाला इटली, जर्मनी, ये वाला इस तरीके से। ये यूरोप, ये एशिया। अब भूमध्य रेखा कुछ यहाँ से आप देखेंगे, भारत के निचले हिस्से से ये निकली भूमध्य रेखा। वहीं कर्क रेखा भारत के बीच से निकलती है, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है वो आप एडजस्ट करेंगे। बड़ा हो जा भाई। ये इससे कॉपी नहीं होगा, चलो इसे छोड़ दो। इसे चलो ये ऐसे देख लें, दोबारा फिर बना लेंगे अगर कॉपी करना सोच रहे थे। ठीक, अब एक समय हवाएं यहां से इस तरफ जा रही हैं। ये है अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप। ये है अफ्रीका। अरब प्रायद्वीप वालों ने इसे मानसून या मौसम नाम दिया। अब अरब वालों ने इन हवाओं का नाम मानसूनी रखा। आपसे कहूं मैं कि आप बताएं आपके शहर में किस तरफ हवा चल रही है। आपसे कहूं किस तरफ हवा चल रही है तो आप शायद बताने में आपको मुश्किल होगी। बताना आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा कि हवा किस दिशा में जा रही है। वहीं अगर अरब प्रायद्वीप या रेगिस्तानी भाग, अरब प्रायद्वीप या रेगिस्तानी भाग जहां आप देखेंगे सतह खुली हुई है, जिस पर कोई वृक्ष नहीं है, जिस पर कोई झाड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा मकान नहीं बने हुए हैं, कंक्रीट जंगल नहीं है, किसी तरीके का कोई अवरोध नहीं है, वहां आपको हवा सीधी फ्रिक्वेंटली बहती हुई दिखाई पड़ेगी। अब यहाँ अरब के लोग निवासी थे, वो यह चीज महसूस कर रहे थे कि हवा जून से लेकर दिसंबर तक इस साइड से दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पश्चिम की ओर जा रही है या पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रवाहित हो रही है। वहीं ठंडी के मौसम में हवा ऊपर से नीचे की तरफ या पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। हवा ऋतु के अनुसार परिवर्तित हो रही है। इस परिवर्तन को उन्होंने नाम दिया मानसून। मौसिन नाम का शब्द हुआ था, मौसिन,
मौसम, जिससे परिवर्तित होकर के यह मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई। बहुत पहले की एक हिस्ट्री से इसे जोड़ें तो और अच्छा समझ आएगा। जैसे व्यापार हिस्ट्री में देखते हैं हम लोग कि 1601 में अंग्रेजी कंपनी आई और श्रीरंगपट्टनम या कोच्चि में उन्होंने फैक्ट्री लगाई। कुछ इस तरीके से फैक्ट्रियां याद करते रहते हैं। उसी में तो क्या पहले व्यापार नहीं होता था? सिंधु घाटी सभ्यता के समय पर मेसोपोटामिया की सभ्यता से हमारा व्यापार दिखाई पड़ता है। यूरोप से क्या व्यापार नहीं हो रहा था? यहाँ बसे हुए देश क्या भारत से व्यापार नहीं कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे। ये यहाँ के लोग अपना जो भी उत्पाद हुआ उसको लाए और यहाँ अरब के निवासियों को दे दिया। अरब के निवासियों को दे दिया और अरब वाले क्या करते थे? ये इस प्रोडक्ट को, जो भी उत्पाद है, उसको एक बोट में रख करके इन हवाओं के सहारे लेकर के आते थे। जबकि यूरोप वाले क्या सोचें कि यह जो प्रोडक्ट हम देकर के आए हैं यह अपने घोड़ा या अन्य मवेशियों के द्वारा लाद करके यहाँ भारत तक पहुँचा रहे हैं। जबकि अरब वाले इस चीज को अच्छे तरीके से समझते थे कि गर्मियों में हवा इस तरफ की ओर बहती है, तो वह अपना यहाँ पर लाया गया सामान, जैसे अरब का प्रायद्वीप ये लगा हुआ भाग है, अरब का प्रायद्वीप से यहाँ अपने बोट में सामान रख लिया, जो भी प्रोडक्ट था लेकर के आए, यहाँ भारत में अपना प्रोडक्ट बेचा, वहाँ से बहुत सारी चीजें बेची और वहाँ से कुछ चीजें इकट्ठे करी। जैसे मसाला का उत्पादन, मसाला का ऐसा तो नहीं था कि मसाले की मांग एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जैसे हम लोग बोलते हैं कि 1453 में कुस्तुतुनिया पर अधिकार हो गया। यहाँ पर तुर्की नामक एक देश है जिसे कॉन्स्टेंटाइन का अधिकार बोलते हैं कि कॉन्स्टेंटाइन का अधिकार हो गया, जिस वजह से भारत का यह वाला पृथ्वी के द्वारा, मतलब स्थल खंड के द्वारा होने वाला व्यापार रुक गया। वही वह व्यापार रुक जाने की वजह से तभी ये लोग इधर से भारत की खोज में आए। क्या पहले मसाला नहीं खाते थे? मसाला पहले भी खाते थे। तब वह प्रोडक्ट जो अपना होता था वो अरब के वासियों को दे देते थे और वो इन हवाओं के सहारे नाव में रख करके भारत पहुंचते थे और भारत में अपना बेचते थे। 6 महीने रुकते थे। 6 महीने बाद जब हवा इस तरह की तरफ उल्टा विक्रमण होता था तब वह हवा वापस आती और वो अपनी नाव को इस तरीके से ऊपर से ये कपड़ा लगाए रहते थे जिसके सहारे वो उसको दिशा देते रहते थे और हवाओं के अनुसार बहाते हुए फिर अपने अरब के प्रायद्वीप फिर वापस पहुंच जाते थे। जब यहाँ कब्जा हुआ तब उनको ये मार्ग ढूंढने की आवश्यकता पड़ने लगी। तब वास्को डी गामा यहाँ आए और अरब का ही एक यात्री जिसे मनीद नामक व्यक्ति था, अरब का निवासी था, जो यहाँ से लेकर के भारत का पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक साबित हुआ। समझ आ रहा है? अभी आप सोच रहे होंगे कि ये जलवायु पढ़ाने की जगह हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और कौन सा टॉपिक चल रहा है। थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा इसमें। अब ये जो हवाएं मैंने बनाई, यहाँ पे इतना सारा बुचड़ बना दिया है, इसी का नाम है इन्हीं का नाम है
व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवन जो एक समय ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। अगर पश्चिम से पूर्व की तरफ तो पछुआ व्यापारिक पवन, और पूर्व से तो पूर्वा व्यापारिक पवन। ये व्यापारिक पवनें, मानसून शब्द की उत्पत्ति कैसे अरब वासियों ने करी, और पूरा कहीं भी आप चले जाएंगे क्योंकि इसकी खोज ही अरब के निवासियों के द्वारा की गई थी, तो वह मानसूनी। अब इन पवनों की दिशा के अनुसार सामने पड़ता है भारत मानसूनी जलवायु क्षेत्र में। यही जैसे एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग ऐसे, शीतोष्ण, शीत, टुंड्रा, ये ट्रॉपिकल या उष्ण। यह 5 डिग्री तक नॉर्थ में है, यह 2366। तेईस 66 80 या 90, ये इसके बीच के 80 से 90 के बीच में मान लिया टुंड्रा प्रदेश रहता है जहां बर्फ ही जमी रहती है। ये शीत कटिबंध है, ये शीतोष्ण कटिबंध है, यह उष्ण कटिबंध है। इसमें यह मैंने बना दिया है, कोई भी महाद्वीप आप देखेंगे, कोई भी महाद्वीप देखेंगे उसके उष्ण कटिबंध के पूर्वी भाग में मानसूनी जलवायु दिखाई पड़ेगी। कोई भी महाद्वीप रहेगा, चाहे अफ्रीका, एशिया, कोई भी रहे, उसका पूर्वी भाग में यहाँ पर मानसूनी प्रभाव दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जो यह प्रवाह है यह केवल यहाँ भारत पर ही नहीं है, बल्कि यहाँ कहीं भी प्रवाह है, बल्कि यहाँ भी प्रवाह है। इस वजह से इनके, और जबकि यहाँ इस भाग में मरुस्थल, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का हिस्सा है, लेकिन थोड़ा सा समझना जरूरी है मानसूनी कैसे है। मानसून यहाँ मरुस्थल सामान्यतः होते हैं ओशिनिक करंट की वजह से, महासागर की जल की ठंडी जलधारा की वजह से। ठंडी जलधारा के कारण किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी साइड में मरुस्थल पाए जाते हैं। यह जल डिसाइड करता है, बाकी यह हवाओं के अनुसार मानसूनी दशाएं बनती हैं। अब हम लोग यहाँ आए जिसमें हम लोगों ने समझ लिया भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु। ये जलवायु टॉपिक पूरा क्लाइमेटोलॉजी ही पूरी समझनी है, समझिए आपको थोड़ी जितनी आवश्यक है पूरी समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि बैकग्राउंड में अगर जो समझ नहीं आया, बैकग्राउंड समझ नहीं आया